इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम की एक वैज्ञानिक को दिखाते हुए जो गवर्नमेंट की एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करता था। दरअसल जैक गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक स्पेशल कंपनी के कई सारे लोगों के साथ मिलकर पृथ्वी पर चेंजेस होने वाले वेदर के अकॉर्डिंग काम किया करता था। उन सभी को तो हर एक चीजों पर नजर रखनी पड़ती थी कि कैसे पृथ्वी का वेदर चेंज होता जा रहा है। अब हमें जैक को एक बहुत ही बर्फीले पहाड़ों के ऊपर अपने कुछ साथियों के साथ दिखाया जाता है जो कि वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च कर रहा था। जैक को तो अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ के बर्फ के सैंपल्स इकट्ठा करने थे जो अभी चल रहे मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उनके टीम मेंबर्स ने सारे सैंपल्स इकट्ठा तो कर लिए होते हैं, लेकिन अगले ही मोमेंट में बर्फ की वो मोटी सी परत अपने आप ही टूटने लगी थी। जैक और उसके दोनों साथियों के बीच इतनी बड़ी दरार हो गई थी कि सभी लोग उसके अंदर गिरने लगे थे, पर वो सभी लोग समय रहते पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी जैक को पता चला कि उसका सारा रिसर्च का सामान तो दूसरी तरफ है और ये सैंपल्स वो किसी भी हालत में नहीं खो सकता था। इसीलिए जैक ने बहुत ही ज्यादा हिम्मत करके दूसरी तरफ छलांग लगा दी। वो अपने मिशन के सारे सैंपल्स और ब्लूप्रिंट लेकर अपने दोस्तों के पास वापस आने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन बर्फ की इतनी मोटी परत टूटने के कारण वहाँ काफी गहरा गड्ढा बन गया था। फिर भी जैक पूरी कोशिश करता है और वहाँ से जंप लगा देता है। हालांकि उसने कलेक्ट किए गए सारे सैंपल्स और ब्लूप्रिंट्स वहाँ दूसरी तरफ फेंक दिए थे, लेकिन जैक वहाँ पर पहुंच नहीं पाता और नीचे गिरने लगता है। लेकिन आखिरकार जैक ने एक नुकीले हुक की मदद से खुद को बचा लिया था। वो दोनों जल्द से जल्द जैक को रेस्क्यू करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही बड़ी कमेटी को दिखाते हुए, जहाँ पर देश भर के पॉलिटिशियंस और प्राइम मिनिस्टर्स आए थे। जैक सारे मेंबर्स को बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहा था कि कैसे चारों तरफ पॉल्यूशन फैलने के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ने लगा है और किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हमारी पृथ्वी के पूरे इन्वायरमेंट और वेदर पर इफेक्ट डाल सकती है। और अगर ग्लोबल वार्मिंग जिससे कि टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा था उसे रोका नहीं गया तो सारे के सारे ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। ऐसा करने पर तो वेदर के अंदर काफी सारे चेंजेस होंगे। किसी रीजन में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो किसी रीजन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर घट जाएगा और इन्वायरमेंट में इस तरीके के चेंजेस की वजह से कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते थे, जिससे कि पृथ्वी पर मौजूद हम सभी इंसानों का वजूद भी खत्म हो सकता था। और इन्हीं सारी बातों को जैक लीडर्स को समझा रहा होता है, लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट के साथ साथ कुछ और लीडर्स भी जैक की बातों को एकदम बेकार मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जैक सिर्फ एक मुद्दा बना रहा है ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसके अलावा ऐसा होने की कोई भी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। इसलिए उन लीडर्स की एक कमेटी जैक की बातों को नजरअंदाज कर देती है। लेकिन एक रिसर्च टीम का वैज्ञानिक होता है जिन्हें की जैक की बातों पर भरोसा था। उन्होंने इन सारी चीजों पर एक समय पे रिसर्च भी की थी, इसीलिए वो जैक की बातों को समझ पा रहे थे। अब हमें वही वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो अपनी पूरी टीम के साथ लेबोरेटरी में मौजूद था। उस वैज्ञानिक की पूरी टीम जैक द्वारा बताई गई चीजों को अच्छे से जांच कर रही थी। तभी अचानक उन्हें अपने सिस्टम के ऊपर जापान की चारों तरफ का वेदर चेंज होते हुए दिखाई दिया और ये वेदर बहुत ही तेजी से चेंज हो रहा था, जहाँ का टेम्परेचर काफी नीचे गिर जाता है। जापान में तो आसमान से बर्फ के बड़े बड़े गोले गिर रहे थे जो वहाँ के सिटीजन्स को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रहे होते हैं। जापान की तो पूरी जनता इन सारी चीजों से परेशान हो चुकी थी। अब हमें यहाँ जैक को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ से बातें कर रहा था। जैक की वाइफ थोड़ी सी नाराज थी क्योंकि जैक अपने पूरे रिसर्च के दौरान अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था। जैक फिलहाल के लिए अपनी वाइफ से माफी तो मांग लेता है, लेकिन उसकी वाइफ अभी भी गुस्सा थी। तब जैक की वाइफ बताती है कि तुम्हारे बेटे सैम ने एक बहुत ही बड़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है जो कि इंटरनेशनल कॉलेजेस के बीच में परफॉर्म होगा और इसीलिए सैम को न्यूयॉर्क जाना है। तब वो जैक से रिक्वेस्ट करने लगी कि तुम हमारे बेटे सैम को एयरपोर्ट अच्छे से ड्रॉप कर दो। जैक बिना कुछ सोचे इस बात के लिए हाँ कर देता है और इसके बाद तुरंत ही जैक अपने बेटे सैम को लेकर एयरपोर्ट चला गया था। सैम का बिहेवियर अपने फादर के प्रति बहुत ही ज्यादा रूड होता है क्योंकि शुरुआत से ही काम के सिलसिले में जैक अपने फैमिली के पास नहीं रह पाता था। अब सैम डायरेक्टली चला जाता है एयरप्लेन के अंदर जो कि न्यूयॉर्क की तरफ जाएगी। सैम के साथ और भी कई सारे दोस्त मौजूद थे जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब उनकी जर्नी अचानक स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अब अचानक बीच रास्ते में ही एयरप्लेन के अंदर काफी ज्यादा टर्बुलेंस होने के कारण वो बहुत ही तेजी से हिलने लगी थी। एयरप्लेन के अंदर सारे सामान यहाँ से वहाँ गिरने लग जाते हैं। सभी पैसेंजर्स काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि इस तरीके का टर्बुलेंस आज तक नहीं हुआ। खास करके सैम जिसे कि एयरप्लेन में पहले से ही डर लगता था। उसे लग रहा था कि एयरप्लेन डायरेक्टली जाकर क्रैश हो जाएगी और वो सभी लोग मर जाएंगे। वहीं अब अंतरिक्ष के एक स्पेस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स अपनी रिसर्च कर रहे थे। तभी उनकी नजर पृथ्वी के सरफेस पर पड़ती है जहाँ बहुत ही बर्फीली
बर्फीली हवा जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो सकता है, और इस तरीके का बर्फीला तूफान एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होता है। अब सैम यहाँ पर कुछ ही घंटों के अंदर न्यूयॉर्क पहुंच चुका था अपने सभी दोस्तों के साथ, लेकिन तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि आसमान में बहुत सारे बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन बर्ड्स का ये माइग्रेशन काफी बड़ी तादाद में हो रहा था और इन चीजों को सभी लोग बड़ी बारीकी से देख रहे होते हैं। वहीं अब हमें उस वैज्ञानिक को दिखाया गया जिसके सभी एम्प्लॉइज सिस्टम पे कुछ अजीब से चेंजेस महसूस करते हैं। उनके हिसाब से कई सारे प्लेसेस पर एक साथ में ही एनवायरनमेंट चेंज होते जा रहे हैं और ऐसा होना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए अब उस वैज्ञानिक ने डायरेक्टली कॉल कर दिया था जैक को। वो जैक को बता रहा होता है कि तुमने जो जो चीजें कमिटी में बताई थी मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और वो सारी चीजें पूरी तरीके से सही हैं। जैक ने कहा था कि एनवायरनमेंट में वो चेंजेस कई 100 सालों बाद होंगे, पर वो सारे खतरनाक चेंजेस तो अब से ही होना स्टार्ट हो चुके हैं जिसका असर पृथ्वी के अलग अलग देशों के अंदर दिखाई दे रहा था। जैक भी इस बात से बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया और इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अब हमें सैम को दिखाया जाता है जो अपने सभी दोस्तों के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके परफॉर्म भी कर रहा था। उन सभी का फर्स्ट राउंड बहुत ही अच्छा जाता है। सैम भी अपनी टीम के साथ काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और अब टी ब्रेक होने की वजह से वो सभी लोग अलग अलग कॉम्पिटिटर से मिल रहे होते हैं। वहीं जैक को जब पता चल गया था कि ये सारी चीजें ठीक करने के लिए उनके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसीलिए वो डायरेक्टली अपनी कंपनी के हेड के पास चला गया और उन्हें ये प्रॉब्लम बताई। वो समझाता है कि अगर हमें ये सारी चीजें ठीक करनी है तो मुझे एक वेदर फोरकास्टिंग मशीन बनाने की इजाजत दी जाए जिससे कि हम सब पहले ही अंदाजा लगा सके कि वेदर कहां पर चेंज हो रहा है और उस हिसाब से उस जगह को इवैक्यूएट कर सकें। लेकिन जैक का सीनियर उसकी इस प्लान के लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जैक अभी भी बचकानी बातें कर रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अब अचानक यूएसए के एक रीजन में बहुत ही बड़े बड़े टॉर्नेडोज आने लगते हैं। ये टॉर्नेडोज और तूफान इतने ज्यादा बड़े थे कि आसपास की सभी जगहों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यूएसए की 25% पॉपुलेशन तो इसी तरीके से खत्म हो चुकी थी और ये डरावना मंजर जैक अपनी पूरी टीम के साथ देख रहा होता है जो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट भी जल्द से जल्द कॉल करते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहते हैं। तब जाकर जैक के सीनियर को रियलाइज हुआ और वो जैक को परमिशन दे देता है उसका मशीन तैयार करने के लिए। पर चैलेंजिंग बात ये थी कि जैक को सिर्फ 48 आवर्स का टाइम दिया गया था। इतने समय में उसे मशीन बनाकर रेडी करना है और उसे यूज भी करना है। जैक के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका था कि वो क्या करे, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और अपनी रिसर्च में लग जाता है। कई घंटों तक लगातार पूरी टीम रिसर्च करने में लग गई थी और अब पूरे एक दिन के बाद वो अपना रिपोर्ट निकालते हैं कि कई सारे देशों में टेम्परेचर अचानक से कम होने लगा है और ये चेंजेस तो अचानक ही होने लगे थे जिन्हें की रोक पाना हम इंसानों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। जैक को अपने बेटे सैम की बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी थी, इसीलिए वो डायरेक्टली उसे कॉल कर देता है और सैम को कहता है कि तुम जल्द से जल्द न्यूयॉर्क से घर पर आ जाओ। लेकिन सैम ने अपने फादर को बताया कि यहाँ पर सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं जिससे कि वो न्यूयॉर्क इतनी आसानी से तो ट्रेवल नहीं कर सकता था, इसीलिए अब सैम को न्यूयॉर्क में रुकना ही पड़ेगा। अब वो वैज्ञानिक अपने सारे एम्प्लॉइज के साथ एक मॉनिटर पर देख रहा होता है जहाँ एक कंट्री का टेम्परेचर काफी ज्यादा घटते जा रहा था। अगर इसी तरीके से टेम्परेचर कम होता गया तो आसपास की सारी चीजें जमने लगेंगी जिसके बाद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हमें अब नॉर्थ ईस्ट में दिखाया गया जहाँ पहले से ही ठंड होती है, लेकिन इस बार वहाँ बर्फ का एक बहुत ही बड़ा तूफान चारों तरफ फैल चुका था। हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। स्कॉटलैंड में हमें कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि रिसर्च के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वहां का भी टेम्परेचर हद से ज्यादा नीचे आ गया था, इसीलिए सारे हेलीकॉप्टर्स और उनके इक्विपमेंट्स बर्फ में कन्वर्ट होने लगते हैं जो एकदम ऊंचाई से बर्फ बनकर नीचे गिरते जा रहे थे क्योंकि उस जगह का टेम्परेचर अब काफी ज्यादा नीचे गिर चुका था। सोल्जर्स तो जब अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं तब उनकी बॉडी भी बर्फ में कन्वर्ट हो जा रही थी। कुछ देर बाद स्कॉटलैंड के इस हादसे के बारे में जैक और पूरी टीम को पता चल जाता है जो समझ चुके थे कि उन नेचुरल डिजास्टर्स की शुरुआत अब हो चुकी है। फिर भी जैक अपनी पूरी टीम के साथ वो मशीन को बनाने में लग गया। जैक उस वैज्ञानिक और पूरी टीम को जो कि स्कॉटलैंड में ही मौजूद थे उन्हें कहता है कि आप जल्द से जल्द अपनी पूरी टीम को लेकर वो जगह खाली कर दो क्योंकि स्कॉटलैंड में भी बर्फ का एक बहुत ही बड़ा तूफान आप सभी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वो वैज्ञानिक जैक का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि शायद अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, वो अब यहाँ से अपनी जान बचाकर नहीं भाग सकता और अब वैज्ञानिक और उसके सारे टीम मेंबर्स ने अपना अंत डिसाइड कर लिया था। अगले ही मोमेंट में उनके रिसर्च
रिसर्च लेबोरेटरी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा तूफान गिर जाता है जिससे कि सभी की मौत हो गई थी। जैक तो इन सारी चीजों से और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। अब वहीं न्यूयॉर्क में अचानक बहुत ही तेज बारिश होने लग जाती है। सैम भी अपने दोस्तों के साथ फंस गया था जिन्हें की लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वही एक ऐसी जगह थी जहां वो सभी लोग सेफ रह सकते थे। न्यूयॉर्क के अंदर बारिश होने की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आसपास के पूरे समुद्र और तालाब पूरी तरीके से भर चुके थे। सैम जब अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा था और जब वो सामने की तरफ देखता है तो काफी सारा पानी एक सुनामी की तरह उनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। इतना सारा पानी तो सामने आने वाले सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करता चला जाता है। सैम तो अपने सभी दोस्तों को लेकर डायरेक्टली लाइब्रेरी के अंदर चला गया जहां पर वो सभी लोग थोड़ी देर के लिए सेफ रहेंगे। और अब देखते ही देखते कुछ समय के अंदर ही न्यूयॉर्क सिटी का आधा भाग पानी से भर चुका था। ये मंजर बहुत ही ज्यादा डरावना होता है और इसमें कई सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। सैम जो कि अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में मौजूद था, वो अपने फादर जैक को मदद के लिए कॉल करता है। जैक भी अपने बेटे सैम की जिंदा होने की खबर सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। जैक अपने बेटे सैम को कहता है कि तुम वहाँ से कहीं भी मत जाना, मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आऊंगा। अब यहाँ पूरे न्यूयॉर्क की हालत खराब होने के कारण जैक डायरेक्टली प्रेसिडेंट और उसके कमिटी मेंबर से बात करने चला गया था। हालांकि जैक ने पहले भी प्रेसिडेंट से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन प्रेसिडेंट जैक की बातों को इग्नोर कर देते थे। लेकिन इस बार जैक ने जो भी कहा था वो उनके सामने सबूत रखता है और दिखाता है कि अलग अलग देशों में क्लाइमेट चेंज होने के कारण कैसे डिजास्टर्स आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का वेदर इतना खतरनाक हो चुका था कि कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। इसीलिए बहुत ज्यादा सोचने के बाद प्रेसिडेंट और उसकी पूरी टीम डिसाइड करती है कि वो नॉर्थ ईस्ट के सभी लोगों को साउथ में ट्रांसफर कराएंगे, क्योंकि साउथ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। हर जगह से इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। जैक भी इस बात से खुश हो जाता है और अब वो किसी भी तरीके से अपने बेटे सैम को बचाने के लिए न्यूयॉर्क की तरफ निकल चुका था। हमें अब न्यूयॉर्क का सीन दिखाया गया जहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर चुका होता है जिससे कि बड़े बड़े समुद्र एक ही बार में जम चुके थे। सारी की सारी चीजें बर्फ से ढक चुकी होती हैं, लेकिन फिर भी सैम अपने फादर द्वारा बताई गई चीजों को फॉलो करता है और अपने कई सारे दोस्तों और कई लोगों के साथ लाइब्रेरी में ही रुकता है। लेकिन अब एक सिक्योरिटी वाले ने नोटिस किया कि बाहर की तरफ कई सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं साउथ की तरफ, क्योंकि शायद वहां पर कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छे थे। इसीलिए उसने लाइब्रेरी में मौजूद सभी लोगों को कह दिया कि हमें भी साउथ की तरफ जाना चाहिए। पर सैम सभी को तुरंत ही आकर कहता है कि ये बहुत ही बेकार प्लान है। बाहर का टेम्परेचर अचानक कम हो रहा है और ये चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। सैम तो उन सभी को एश्योरेंस दे रहा था कि हमें यहीं पर रुककर वेट करना चाहिए, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और वो हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। हालांकि सैम उन सभी लोगों को बहुत ज्यादा समझाता है और यहीं पर रुकने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया और वो निकल पड़े बाहर की तरफ, यानी कि साउथ के डायरेक्शन में। सैम तो अपने कुछ दोस्तों और लोगों के साथ उसी लाइब्रेरी में रुक गया था। गवर्नमेंट और उनके सोल्जर्स भी लगातार लोगों को साउथ में भेजने का इंतजाम कर रहे होते हैं, क्योंकि एक वही जगह थी जहाँ का वेदर एकदम नॉर्मल होता है। जैक भी अब अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा था न्यूयॉर्क की तरफ, क्योंकि उसे अपने बेटे को जो बचाना होता है। लेकिन रास्ते में उन्हें कई सारे बर्फीले तूफानों का सामना करना पड़ा था। एक समय पर तो इतनी ज्यादा बर्फ गिर जाती है कि उनकी ट्रक को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिलता और अब जैक को समझ चुका था कि उन्हें आगे का सफर चलकर ही तय करना पड़ेगा। इसीलिए वो अपने बचे हुए लोगों के साथ सारे इक्विपमेंट्स लेकर उस बर्फीली वाली जगह के ऊपर चढ़ने लगता है। दरअसल उस प्लेस पे इतनी ज्यादा बर्फ गिरी थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उसके नीचे धंस जाती हैं, जिसका मतलब ये था कि जैक और उसके दोस्त इस वक्त बिल्डिंग के ऊपर चल रहे हैं, जो अब इतने बड़े बर्फीली तूफान के नीचे दब चुका है। वहीं अब सैम और उसके सभी दोस्त जो न्यूयॉर्क की एक लाइब्रेरी में मौजूद थे, उन्होंने ठंड से बचने के लिए लाइब्रेरी की सारी बुक्स को लाकर जलाना स्टार्ट कर दिया। एटलीस्ट इससे वो सब थोड़े टाइम के लिए जिंदा तो रह सकते हैं। वहीं बाकी सारे लोग जो कि बचने के लिए साउथ की तरफ गए थे, उनका टेम्परेचर बहुत ही नीचे गिरने के कारण सभी लोग एक के बाद एक मारे जाते हैं, यानी कि साउथ की तरफ जाने का वो डिसीजन बहुत ही गलत था। अब ये न्यूज सामने आ रही थी कि यूएसए के प्रेसिडेंट की मृत्यु हो चुकी है और किसी दूसरे कमेटी मेंबर को प्रेसिडेंट बना दिया गया है, यानी कि मिलिट्री और सोल्जर्स को कंट्रोल करने का डिसीजन दूसरा प्रेसिडेंट लेने वाला था। अब जैक यहाँ पर अपने दो दोस्तों के साथ लगातार बर्फीले वाले इलाके में आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसके एक दोस्त का पैर फिसलता है और वो बिल्डिंग के एकदम नीचे वाले हिस्से पे जाकर गिर गया था। जैक के दोस्त की इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से तुरंत ही मौत हो गई। ये
ये सारी चीजें धीरे धीरे जैक और उसके बचे हुए दोस्तों को अंदर से खाई जा रही थी, लेकिन अब उन्हें अपना ये सफर तय तो करना ही होगा। इसीलिए वो दोनों बिना रुके न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ सैम की एक फ्रेंड की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसे अगर जल्द से जल्द नहीं बचाया गया तो वो मार ही जाएगी। इसीलिए सैम अपने डैड के मना करने के बावजूद भी कुछ दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है और पहुंच जाता है एक बड़े से शिप के अंदर जहाँ पर कुछ दवाइयाँ मिल सके। वो सभी लोग हर जगह पर ट्राई करने लगे और वहाँ पर उन्हें कुछ खाने का सामान भी मिल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक वाली चीज तब हो गई जब जंगल से बहुत ही खतरनाक भेड़िए वहाँ पर आ जाते हैं। उन सभी भेड़ियों को कम टेम्परेचर में रहने की आदत थी, इसीलिए वो बड़ी आसानी से वहां पर एडजस्ट कर लेते हैं और सभी के ऊपर अटैक करने लगते हैं। सैम अपने दोस्तों के साथ मेडिसिन लेकर वहां से भागने ही लगा था, लेकिन उन खतरनाक भेड़ियों ने सैम के एक दोस्त को घायल कर दिया। सैम अपने दोस्त की मदद करता है और किसी भी तरीके से भेड़ियों को दूर फेंकते हुए वहां से भाग जाता है। उन्होंने जल्द से जल्द अपने घायल दोस्तों का ट्रीटमेंट किया और मेडिसिन प्रोवाइड करके उन्हें बचा लिया, लेकिन शायद मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि टेम्परेचर में अचानक टर्बुलेंस दिखाई देता है। टेम्परेचर कभी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था तो कभी घट जा रहा था। वहीं अब जैक जो लगातार अपने एक बचे हुए दोस्त के साथ न्यूयॉर्क की तरफ ट्रेवल करता है, तब उसका दूसरा दोस्त भी एकदम थक कर बेहोश हो चुका था और अब तो उसकी पूरी बॉडी ठंड के कारण एकदम पैरालाइज हो चुकी होती है। जैक फिर भी अपने उस दोस्त को पकड़कर एक सेफ जगह पर बंद कर देता है जहाँ पर उसे गर्मी लग सके, यानी कि वो थोड़ी देर तक एक जगह पर रेस्ट करने का डिसीजन ले रहा था, जो एक अच्छा वे होता है। अब यहाँ अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन था वहाँ पर मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट ये नोटिस करते हैं कि पृथ्वी पर जो बर्फीला तूफान फैल रहा था उसकी इंटेंसिटी अचानक कम होने लगी है, यानी कि अब पूरी पृथ्वी से बर्फीले तूफान हटने लगे थे, जो कि इंसानी प्रजाति के बचने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है। न्यूयॉर्क में भी अब तूफान धीरे धीरे बंद होने लगा था। जैक जब अपने छोटे से चैम्बर से बाहर निकलता है तब उसने देखा कि सारी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है और अब तो जैक के दोस्त को भी होश आ गया था। इसीलिए वो दोनों मिलकर अपने न्यूयॉर्क जाने का आगे का सफर तय करने लग जाते हैं। कुछ ही घंटों में जैक न्यूयॉर्क की उस लाइब्रेरी में पहुंच गया था जहाँ पर उसका बेटा सैम और बाकी लोग मौजूद थे। सैम अपने फादर जैक को पहली बार देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और वो जाकर उन्हें गले भी लगा लेता है। दोनों फादर एंड सन एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश थे। जैक अपने बेटे से कहता है कि मैं तुम सभी को जल्द से जल्द बचा लूंगा। जैक ने तो अब अपने सीनियर से कह दिया कि इस जगह पर हमें रेस्क्यू टीम की जरूरत है जो कई सारे फंसे हुए लोगों को निकाल सके। जब जैक का सीनियर प्रेसिडेंट को ये सारी बातें बताता है तब उन्होंने बिना देरी किए कई सारे सोल्जर्स की टीम को वहाँ पर भेज दिया रेस्क्यू करने के लिए। सभी लोग जो लाइब्रेरी में छुपे हुए थे उनकी जान बच जाती है और अब मिलिट्री सोल्जर्स वहाँ पर हेलीकॉप्टर लेके आके सभी को रेस्क्यू करने लगे थे। वहाँ से जाते समय सभी लोगों ने ये नोटिस किया कि बिल्डिंग के ऊपर कई सारे लोग अभी भी मौजूद हैं जो पूरी तरीके से जिंदा थे, लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्होंने बिल्डिंग के अंदर रुकने का डिसीजन लिया था और सैम की बात मानी थी। वो सभी लोग जो सैम की बातें नजरअंदाज करके बाहर की तरफ चले गए थे वो सभी के सभी कम टेम्परेचर होने के कारण मारे जाते हैं और अब जल्द से जल्द मिलिट्री फोर्सेस अपने काम में लग गई थी उन सभी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। धीरे धीरे पृथ्वी का जो टेम्परेचर कम हुआ था वो अब नॉर्मल होने लगता है। कुछ ही महीनों के अंदर हमारे अर्थ की कंडीशन वापस पहली जैसी हो गई थी। अब एंड में प्रेसिडेंट सभी को एक मैसेज देते हैं कि हमें जैक की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी और अगर उस समय हम जैक की बातें समझ के एक्शन ले लेते तो इतने सारे लोगों की जान बिल्कुल भी नहीं जाती थी। पर कुछ भी हो, इस क्रिटिकल कंडीशन में हम साथ रहे यही बड़ी बात है। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं कि अगर हमें अपनी पृथ्वी को सही सलामत रखना है तो ग्लोबल वार्मिंग और पॉपुलेशन को पूरी तरीके से खत्म करना होगा, क्योंकि ये नेचर की तरफ से होने वाले डिजास्टर की सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर हम सभी इंसान अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से नहीं रखेंगे तो इससे खतरनाक मंजर हमें देखने मिल सकता है। प्रेसिडेंट की बातें सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।